नमस्कार, मैं स्वनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एयर इंडिया की घर वापसी के बारे में। सबसे पहले हम मौजूदा हालात पे बात करेंगे, उसके बाद एयर इंडिया कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट देखेंगे वो ये है कि 18,000 करोड़ में टाटा सन्स की हुई एयर इंडिया। साथियों, जैसे कि हमको पता है, सरकार पिछले कई साल से एयर इंडिया को बेचना चाहती थी। ठीक है, तो अब आकर टाटा सन्स ने या टाटा समूह ने 18,000 करोड़ की बिड लगाकर एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, सरकार ने अपनी 100% हिस्सेदारी बेची। देखिए, जो सरकार ने जो हिस्सेदारी बेची है ना, वो कोई ये नहीं है कि 50% या 60% बेची है, वो 100% बेची है। मतलब कि अब एयर इंडिया पर पूरी तरह टाटा सन्स या टाटा समूह का कंट्रोल हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्पाइस जेट के संजय सिंह ने लगाई थी 15,000 करोड़ की बोली। देखिए दोस्तों, जब इसके लिए बिड लगी थी एयर इंडिया के लिए, इसके अधिग्रहण के लिए, तो उसमें दो कंपनी प्रमुख थी, एक आपकी टाटा ग्रुप और दूसरी स्पाइस जेट। ठीक है। तो स्पाइस जेट ने जो बिड लगाई थी वो थी 15,000 करोड़। ठीक है। और जो टाटा सन्स ने लगाई थी या टाटा समूह ने लगाई थी वो थी 18,000 करोड़। और आखिरकार जो आपकी टाटा समूह था या टाटा सन्स थी, उसने एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया, मतलब कि बिड जीत ली। नेक्स्ट है, एयर इंडिया 2007 के बाद लगातार घाटे में थी। इसकी जो प्रमुख वजह बनी बेचने की, तो वो ये था कि 2007 के बाद, ठीक है, एयर इंडिया लगातार घाटे में जा रही थी। उसके कई कारण थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो लगातार घाटे के कारण ही सरकार को इसकी 100% जो हिस्सेदारी है वो बेचनी पड़ी। अब जो दोस्तों प्रमुख कारण थे घाटे के, एक तो बताया गया कि फ्यूल की बढ़ती कीमत। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फ्यूल की लगातार कीमतें बढ़ रही थी, एक तो वो। ठीक है। दूसरा था प्राइवेट एयरलाइन से मिलता कंपटीशन। जैसे कि हमको पता है, पिछले कई सालों में कई कंपनियां एविएशन सेक्टर में आई हैं। ठीक है। और कंपटीशन एक तरह से बड़ा है, इस चीज़ से हम मना नहीं कर सकते। तो फ्यूल की कीमतें बढ़ी हैं और साथ में कंपटीशन भी बढ़ा है। उसकी वजह से क्या हुआ, एयर इंडिया के ऊपर कर्ज बढ़ता गया, आमदनी कम होती गई और कर्ज बढ़ता गया। ठीक है। तो ये थे आपके वर्तमान हालात। तो हम कह सकते हैं कि एयर इंडिया का जो अधिग्रहण है वो टाटा सन्स कर चुकी है। एक तरह से इसकी घर वापसी कह सकते हैं। घर वापसी क्यों कहेंगे, तो चलिए हम बात करते हैं कि जो ये स्टार्ट हुई थी, कहाँ से हुई थी, किसने शुरू की थी। तो साथियों, सबसे पहले 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। आपके लिए जानना जरूरी है कि जो टाटा एयरलाइंस थी उसकी शुरुआत किसने की, तो JRD टाटा ने 1932 में की। उस समय इसका नाम टाटा एयर सर्विसेज था। कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। ठीक है। और जो सबसे पहले दोस्तों विमान उड़ा था, ठीक है, वो उड़ा था कराची से मुंबई के लिए। एक्चुअली एक कार्गो प्लेन था। ठीक है, मतलब कि सामान ढोने वाला प्लेन था। इसमें कराची से डाक आई थी। ठीक है, कराची से मुंबई। तो ये कार्गो प्लेन था। 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम क्या कर दिया गया, एयर इंडिया। ठीक है जी, ये डेट भी आपको याद रखनी है। 1948 में पहली बार मुंबई से लंदन के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी। अगर आपसे कोई पूछे कि जो एयर इंडिया ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कब भरी, तो 1948 में। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से लंदन के लिए। ठीक है जी। 1953 में 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद काफ़ी मंदी आ गई थी, उसका एविएशन सेक्टर पर भी बुरा फर्क पड़ा था। तो सरकार ने क्या किया, उस समय जो भी आपकी एयरलाइंस थी, ठीक है, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। अब यहाँ पे राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी, ठीक है, PSUज में जब
सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और उस कंपनी के ऊपर सरकार का होल्ड या कंट्रोल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है, अब सरकार की हिस्सेदारी 51% भी हो सकती है, 80% भी हो सकती है और 100% भी हो सकती है। ये हुआ राष्ट्रीयकरण करना या नेशनलाइजेशन करना। तो 1973 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ और 2007 में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को मर्ज कर दिया गया। 2007 में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का मर्ज कर दिया गया। असली प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। जैसे ही मर्ज होता है इंडियन एयरलाइंस का और एयर इंडिया का, तो दोस्तों जो आगे कई तरह की इसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, खर्चे बढ़ जाते हैं, आमदनी कम हो जाती है और धीरे धीरे जो कंपनी सन 2000 से लेकर 2006 तक मुनाफा कमा रही थी, वो अचानक घाटे में जाना स्टार्ट हो जाती है और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि कंपनी के ऊपर 60,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो जाता है। अगर मैं वर्तमान की बात करूँ तो कंपनी के ऊपर 60,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है इस समय, जो कौन चुकाएगा? टाटा सन्स चुकाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2020 में ही सरकार ने 100% स्टेक बेचने की घोषणा कर दी थी। पहले तो सरकार की सोच ये थी कि हम कुछ % हिस्सा अपने पास रखें, बाकी का बेच दें, लेकिन 2020 आते थे दोस्तों, सरकार ने 100% स्टेक या हिस्सेदारी बेचने का मन बना लिया था और अक्टूबर 2021 में टाटा सन्स ने एयर इंडिया का अधिग्रहण आखिर कर ही लिया। जो कंपनी टाटा ने स्टार्ट की थी 1932 में, ठीक है, 2021 में दोबारा वो टाटा की हो गई। तो इस प्रकार हमें 68 साल बाद एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी घर वापसी हुई है एयर इंडिया की। ठीक है जी, तो ये था एयर इंडिया की घर वापसी। अब ये अच्छा हुआ या गलत हुआ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। जो हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि एविएशन सेक्टर में जितने भी ये एयरलाइंस आ रही हैं, कुछ समय बाद ये बंद हो जाती हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है? सरकार के पास क्या क्या उपाय हैं? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या उपाय हो सकते हैं? तो अगर आपको वीडियो पसंद है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।